वेलकम बैक। तो हम सेंटिमेंट एनालिसिस और टेक्स्ट माइनिंग की बात कर रहे थे। ऑटोमेटिकली ये पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के लिए कि वो आइडेंटिफाई कर पाए किसी टेक्स्ट के लिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका सेंटिमेंट क्या है। ये इसी तरह की डेटा माइनिंग जब हम वेब के ऊपर करते हैं, वेबसाइट के ऊपर करते हैं, तो वो वेब माइनिंग कहलाती है। मल्टीमीडिया माइनिंग, मल्टीमीडिया यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपकी जो डेटा माइनिंग है वो हमेशा सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर की जाए, वीडियोस के ऊपर भी की जा सकती है, इमेजेस के ऊपर भी की जा सकती है। ठीक है, जब आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हैं तो वो आपको रिकमेंड करता है और बहुत सारी वीडियोस, और अक्सर वो आपको वाकई काम की नज़र आती हैं। तो यूट्यूब को कैसे पता चल जाता है आपकी एक वीडियो देखने से कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप दूसरी वाली भी देखना चाहेंगे। एक्चुअली ये सब चीज़ें जो है मल्टीमीडिया माइनिंग की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन ताकि आपको ये बातें ऐसी ना लगें, रॉकेट साइंस ना लगें, ऐसी अनबिलीवेबल बातें ना लगें कि पता नहीं मैडम क्या बोल रही हैं, ऐसा सचमुच में तो होता नहीं। तो एक छोटा सा टूल मैंने खोल के रखा है आपके लिए कि ये ऑनलाइन टूल है जहाँ पर मैं कोई भी स्टेटमेंट लिखूंगी तो वो मुझे ऑटोमेटिकली चेक करके बताएगा कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ आई लव MIS क्लास, मैं अपने टूल से पूछ रही हूँ, ऑनलाइन है ये monkeylearn.com है, आप भी जाके इस पर सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लेगा। तो ये देखिए मुझे बता रहा है कि 99% जो आपने जो सेंटेंस लिखा है ये पॉजिटिव ही है, और वाकई हमने एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखा था। अच्छा, मैं एक और सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पर, ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन टीचिंग इज डिफिकल्ट। तो अब क्या लगता है आपको कि ये ऑनलाइन टीचिंग इज़ डिफ़िकल्ट, ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है मेरा या नेगेटिव सेंटिमेंट है? तो देखिए मुझे नेगेटिव बता रहा है। थोड़ी इंटेंसिटी इसने कम कर दी कि 82%, 82.5 आप जो कह रही हैं वो बात जो है वो नेगेटिव में आती है। ठीक है, अब एक और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देते हैं इसको, MIS टीचर इज़ नॉट बैड। हमारी MIS की टीचर जो है शी इज़ नॉट बैड। अगर ये आपका सेंटेंस है तो देखें कि हमारा एनालाइजर इसको एनालाइज कर पाता है या नहीं। ठीक है, तो हालांकि देखें कभी कभी इस तरह की गलती हुई है, हमने नॉट बैड लिखा था लेकिन वो नॉट बैड की वजह से समझा कि शायद आप बैड कहना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट भी मौजूद है, आप बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहरहाल ये ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा सेट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन, और इसको हम कहते हैं एक्चुअली डेटा माइनिंग। ठीक है, ये डेटा माइनिंग परफॉर्म किस तरह से की जाती है आपकी बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं। सेवरल हमारे पास स्ट्रेटजीज होती हैं, सेवरल अप्रोचेज होती हैं कि जिनके थ्रू हम डेटा माइनिंग कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है, एसोसिएशन है, सीक्वेंसिंग है, फोरकास्टिंग है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब है रिकग्नाइज कर पाना दैट recognize patterns that describe the group to which an item belongs by examining existing item that have been classified by inferring set of rules। किसी भी आइटम को क्लासीफाई कर पाना, क्योंकि आपने उससे पहले वाली आइटम्स के बारे में क्लासीफाई कर लिया है तो नए आइटम को आप क्लासीफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कि अगर आप एक बैंक के मैनेजर हैं और आपके पास कोई लोन एप्लीकेशन लेने आता है, बैंक से लोन लेने आता है, वो कहता है कि मुझे 10 लाख रुपए लोन चाहिए, और आप मैनेजर हैं और आपसे कहा जाता है कि भाई आइडेंटिफाई करें इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब आप क्या डिसीजन लेंगे? हो सकता है आप डिसीजन ले लेंगे नहीं भाई 10 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट है, हम इतना बड़ा लोन तो उसको नहीं दे सकते। कोई आपसे 5,000 रुपये लोन लेने आए तो आप उसको शायद दे दें, और 10 लाख सुन के आप शायद ना दें कि भाई इतनी बड़ी अमाउंट है, हम क्योंकि हाई रिस्क है। हो सकता है कि वो 5,000 वाला आपको लोन रिटर्न ना करे, वो आपको चीट कर रहा हो, लेकिन 10 लाख वाला वो वाकई उसके पास बहुत अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो और वो वाकई अपने किसी आपके लिए प्रोडक्टिव सोल्यूशन लेकर आया हो।
तो एक ह्यूमन मैनेजर से कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं, क्लासिफिकेशन टूल्स होते हैं, बैंकिंग सिस्टम्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पर जितने भी जब से वो बैंक चला होता है 10 साल 20 साल 50 साल जितने अरसे से भी वो बैंक इस्तेमाल हो रहा होता है या उसकी ट्रांजैक्शन हो रही होती है, उनका सारा डेटा उनके पास मौजूद होता है और आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितने लोग थे उन्होंने आज तक लोन लिया और कितने लोग थे जिन्होंने आज तक लोन रिटर्न भी किया और वो कौन से लोग थे जिन्होंने लोन रिटर्न नहीं किया। तो फिर उससे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल सकती हैं। एक सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर सकता है कि अच्छा ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी की जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई अगर उनके पास जो है जॉब से वो बिलोंगिंग्स वगैरह पूछते हैं कि भाई आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या नहीं, आपकी इतनी इनकम है या नहीं, कुछ उनको जब चीज़ें पता चलती हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जिसकी बुनियाद से हमें पता चल सकता है कि ये लोन वापस करेगा या ये हमें एक्चुअली चीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन अगर एक छोटी सी एग्जांपल हम ले लेंगे, भाई अगर उसकी ओवरसीज़ अकाउंट है, अगर वो दूसरे मुल्क में रहता है, उसकी रेजिडेंसी दूसरे मुल्क में है, अगर उसके अकाउंट दूसरे मुल्क में खुले हुए हैं, तो ऐसे लोग हो सकता है लोन वापस नहीं करते। लेकिन वो लोग जो कि यहीं रहते हैं, यहीं बिजनेस करते हैं, पाकिस्तान में ही उनकी सारी प्रॉपर्टी होती है, पाकिस्तान में उनके सारे बिजनेसेस होते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोन वापस करें। तो इस सारे अमल को अगर ये ऑटोमेटिकली कोई सॉफ्टवेयर आपको डेटा देखकर बता दे कि भाई ये जो है यूज़र कितना लोन देने के काबिल है या नहीं है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये ह्यूमन बींग्स भी जनरली करते हैं और अगर कंप्यूटर सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना चाहे तो हम इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। डेटा माइनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। डेटा माइनिंग के लिए क्लासिफिकेशन के अलावा एक दूसरी जो तरीका या अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है वो होता है क्लस्टरिंग। ठीक है, क्लस्टरिंग का मतलब ये कि जब आपके पास बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा हो तो उसको डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया जा सके। डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना इतना आसान काम नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे आप में से जैसे आप क्लास में कभी कभार होता है ना कि प्रेजेंटेशन होनी है, ग्रुप में होनी है, भाई मैडम आप ग्रुप खुद बना दें, तो ग्रुप बनाना इतना आसान काम नहीं होता। हो सकता है कि ग्रुप में ऐसे बना दूं कि सारे जो स्टूडेंट के जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हैं वो एक में चले जाएं और एक ग्रुप ऐसा है कि सारे के सारे जिनके प्रेजेंटेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छे नहीं है वो एक ग्रुप में आ जाएं। वो तमाम स्टूडेंट जिनके कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छे हैं, कंप्यूटर नॉलेज उनके पास बहुत ज़्यादा है, वो एक ग्रुप में चले जाएं और एक ग्रुप ऐसा हो जाए कि जिनके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है। तो हमें यूनिफॉर्मिटी रखनी होती है तमाम ग्रुप्स में। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन पर्सन किस ग्रुप में जाना चाहिए, किस में कौन किस ग्रुप में नहीं जाना चाहिए, एक एफिशिएंट काम है, एक इम्पॉर्टेंट काम है। मार्केट सेगमेंटेशन आप बिजनेस के स्टूडेंट से बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है, अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं और आप मार्केट सेगमेंटेशन अच्छे तरीके से करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होती है। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा मैनेजर आ जाता है और मुझे मार्केट सेगमेंटेशन करने को दी जाती है, मुझे तो पता ही नहीं है मार्केट सेगमेंटेशन होती कैसे, तो हो सकता है कि मैं मार्केट्स के ऐसे सेगमेंट बना दूं कि अच्छी खासी भी आपकी बिकती हुई प्रोडक्ट है और वो उसकी सेल डिक्रीज हो जाए। तो क्लस्टरिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जो आप जब डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ों के ग्रुप्स बना कर दे देता है और वो ग्रुप्स जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर होते हैं। तो ग्रुपिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो है क्लस्टरिंग की टेक्निक अप्लाई करें और ओवरऑल बने बनाए ऐसे डेटा माइनिंग टूल्स होते हैं जो आपको ऑटोमेटिकली क्लस्टरिंग करके परफॉर्म करके देते हैं। इसी तरह एसोसिएशन भी एक अप्रोच है ऑफ डेटा माइनिंग, जिसके अंदर हम लिंक्ड अकरेंसेस को देखते हैं कि कौन से दो ऐसे इवेंट्स हैं या कौन से दो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमेशा लिंक्ड हैं, ज़रूर होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रेडिक्शन इन स्टॉक मार्केट, ये एसोसिएशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई इंसिडेंट हो गया किसी कंपनी के अंदर या किसी मुल्क के अंदर, कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, तो स्टॉक मार्केट की प्राइसेस उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। अगर कोरोना वायरस और इससे रिलेटेड कोई भी ट्रेजिक सिचुएशन चल रहा है या 9/11 का खुदा न खास्ता जो वाक़या हुआ था या कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई डिज़ास्टर हो जाता है किसी कंट्री में, तो स्टॉक मार्केट उससे इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई बहुत खुशी का वाक़या होता है, कोई क्रिसमस होती है या कोई ऐसा न्यू ईयर होता है या कोई ऐसी एक इवेंट होता है, तो कभी कभार आपकी जो स्टॉक मार्केट है या आपकी जो स्टॉक प्राइसेस होती हैं वो उससे पॉजिटिवली भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं।
तो ये एसोसिएशन आइडेंटिफाई करना ये भी ऑटोमेटिकली किया जा सकता है। ह्यूमन बीइंग भी एसोसिएशन आइडेंटिफाई करते हैं, मगर उसमें कभी कभार गलती कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एसोसिएशन करने का काम कंप्यूटर को दें तो कंप्यूटर बहुत एक्यूरेटली चीज़ों को एसोसिएट कर पाते हैं, और इसके थ्रू हम कस्टमर बाइंग पैटर्न्स पता लगा सकते हैं। यानी हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ है कि अगर हम अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ चीज़ें हैं तो किन चीज़ों को हमें किन के साथ रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे मिल्क खरीदने आता है तो हो सकता है कि वो मिल्क जिस चीज़ में डाल रहा होगा उसमें शुगर भी डाले, तो मिल्क और शुगर आपस में रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं। तो ये तो एक बहुत कॉमन सेंस वाली एसोसिएशन थी, हमें पता चल गया। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में तो इतनी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ किसके साथ एसोसिएटेड है, हर एसोसिएशन के बारे में मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती। लेकिन अगर आपने वो डेटा सेट कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर स्टोर कर रखा है तो हर एसोसिएशन को आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। इसके साथ ही चलें फ़िलहाल हम ये वाला एसोसिएशन और ये डेटा माइनिंग की टूल्स को यहाँ तक रोकते हैं, और फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में हम यहीं से रिज्यूम करेंगे।